दिन भर में जो 3 अलग-अलग चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, सरकार की तरफ से विदेशी निवेश के लिए कदम उठाना, टैक्स में छूट देना, आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन एक चुनौती बताते हुए स्टेटमेंट देना और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। इन तीनों के बाद आगे यहाँ से क्या आपका नज़रिया होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो? अर्थव्यवस्था के लिए इससे क्या संकेत मिले? हमारे साथ 4 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। सुदीप सर, मैं आपके पास आऊँगा। जो अभी चर्चा कर रहे थे देवम ब्रेक पे जाने से पहले कि कंजम्पशन बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है और कई सारे सेक्टर उन्होंने जिक्र किए जो जीडीपी के डेटा में निकल कर सामने आए, जहां पे ग्रोथ काफी ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। तो एक शेयर बाजार के निवेशक होने के नाते आपको कहां पे कंसर्न है इस मोर्चे पे? देखिए, देवभूमि जी का कहना बिल्कुल सही है। कंजम्पशन बढ़ाना, कंजम्पशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और मुझे जो अभी दिख रहा है सामने, एल नीनो के चलते मॉनसून नॉर्मल से कम होने वाला है और अगर ऐसा होता है, तो रूरल कंजम्पशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो नेचुरली कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स उसमें टू व्हीलर्स पर्टिकुलरली, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने की संभावना रहेगी। तो और इसके सारे इम्पैक्ट बहुत सारे और सेक्टर्स पे आएंगे, जिससे चलते ओवरऑल अर्बन कंजम्पशन में भी एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो एल नीनो जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसका बहुत बड़ी चिंता है और मुझे लगता है कि गल्फ वॉर भगवान करे खत्म जल्दी हो जाए। इसके बाद हम लोगों को इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया स्पेसिफिक है और इसका जो असर है वो भी इंडिया स्पेसिफिक है। आज जो वेस्ट एशिया ऑयल प्राइस बढ़ना ये ग्लोबल इश्यू है और इसके बाद हम लोग को डोमेस्टिक इश्यू पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि कंजम्पशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये आपने बहुत सही कहा। इस पे दरअसल मैं आगे चल कर आऊँगा, रजनी और देवपम दोनों से पूछूंगा कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर लंबा खिंचता तो आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है पूरी इकोनॉमी की रफ्तार। लेकिन पंकज जैन साहब, जो कंसर्न इन्होंने बताया सुदीप सर ने कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर है, वहाँ पे एक आने वाले कुछ क्वार्टर तक आपको चिंता दिखेगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो लक्ष्मण जी, चिंताएं तो हैं, बट हमें अगर हम एक ये देखें कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे देखें, हमें ये देखना पड़ेगा विज़ स्टॉक मार्केट कि कितना कुछ इनबिल्ट हैगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इक्विटी मार्केट जो होती है इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एनिमल। तो जितने भी नेगेटिव्स की हमने अभी बात की, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड नॉट सो गुड मानसून्स, इसमें ऑलरेडी जो हमारी मार्केट्स के जो इस टाइम वैल्यूएशन चल रहे हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी कितना इनबिल्ट है। एंड इस पे अगर कुछ भी थोड़े बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए इस टाइम जिस तरह का एफआईज का रवैया है, जिस तरह से वो सेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से मैसिव शॉर्ट पोजीशंस पे वो खड़े हुए हैं, एंड रादर दे बीन बिल्डिंग ऑन दैट पोजीशन। सो वी जस्ट नीड वन बिग ट्रिगर फॉर मार्केट टू टेक अ स्मॉलिश यू टर्न काइंड ऑफ थिंग। और उसमें अगर हम थोड़ी सी अगर एक सोच इस तरह की रखें, that trigger could be some initiative by government of India, that trigger could be sooner than later closure of Gulf War, that initiative could be not so bad monsoon, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून अब 90% के करीब एवरेज से होगी वो होगी। एंड दैट ट्रिगर कुड ऑल्सो बी जिस तरह की इस टाइम बैलून लाइक वैल्यूएशंस इंटरनेशनल मार्केट्स में हुई है बिकॉज ऑफ एआई हार्डवेयर रिलेटेड काइंड ऑफ स्टॉक्स, उनमें कोई डीपर करेक्शन आ जाए ये मान के कि अब वो मोर देन मैच्योर हो गए हैं। आज हम एक छोटा सा झटका हमने कोरियन मार्केट में देखा था, ड्यूरिंग द डे दे वर डाउन बाय 4-5%. So that could also be addition. So you never know, you know, equity market is a market of surprises. जो आपके सामने दिखता है ज़्यादातर हम देखते हैं कि उससे विपरीत ही होता है। एंड जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विज़ कि अगर रुपये में स्टेबिलिटी आती है, क्रूड में स्टेबिलिटी आती है, तो हमने देखा है कि जो 4-5 बड़े सबसेट्स होंगे जिससे मार्केट हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो एफआई का सेलिंग हो, चाहे वो हायर क्रूड प्राइसेस हो, चाहे वो वीकनिंग ऑफ रुपी हो, तो इनमें जैसे जो आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने आज कदम उठाए हैं टुवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ रुपी, आई थिंक दैट शुड प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी। और इसके अंदर अगर क्रूड में भी स्टेबिलिटी या एक मार्कडाउन आ जाता है टुवर्ड्स $85-86, दैट कुड बी एडिशनल फैक्टर। और ये सब चीज़ें कि Q1 Q2 चैलेंजिंग होंगे, कंजम्पशन स्टॉक्स में चैलेंजेस रहेंगे, मानसून में चैलेंजेस है, आई थिंक काफ़ी कुछ इनबिल्ट है। सो आई थिंक नाउ द चैलेंज राइज कि विद इन दिस डोमेन व्हाट आर द बेस्ट प्लेयर्स। अगर आपको फुटबॉल खेलनी है, सो व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्लेयर्स विच यू
थिंग यू शुड प्ले विद। तो सेक्टर्स में चेंजेस आ गए हैं। सेक्टर्स में अगर हम देखें जहां पर बड़ी बड़ी एफआईज की होल्डिंग है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स वेयर दे हैव बीन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। क्योंकि छोटे छोटे मिड कैप, स्मॉल कैप, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की है, वहां पर रादर दे बिन एडिंग इनटू गुड मिड कैप स्टॉक्स, और वहां पर बेच के कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट भी नहीं होती। सो फॉर द टाइमिंग यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, एंड यू हैव टू सर्च फॉर गुड मिड कैप्स, गुड सेक्टर्स, समथिंग लाइक हेल्थ केयर, समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, समथिंग लाइक एनर्जी इक्विपमेंट। सो ऐसा नहीं है इतना, अगर कोई भी मार्केट में एक सचेत इन्वेस्टर है या उसका एक अच्छा गाइड हैगा, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट दैट काइंड ऑफ एरियाज। सो आई थिंक यू विल हैव टू लिव विद काइंड ऑफ मार्केट दैट इज प्रिवेलिंग एंड स्पॉट द एरियाज। अभी भी पिछले 3-4 महीने में मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, सम अदर सेक्टर्स में, मेटल्स में, पीपल हैव मेड अबाउट 20-30% रिटर्न। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज हेजी है, हर चीज क्लाउडी है। Within this domain, I think there are areas where equity market is still delivering returns, and let's be optimistic. जो मैंने 4-5 पैरामीटर कहे हैं, I think काफी समय हो गया है, 1.5-2 साल से मार्केट हैज बीन स्ट्रगलिंग। I think we are looking at sunshine sooner than later. चलिए, यही आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप कितनी भी दिक्कत हो लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। सुदीप सर, एक सवाल आपसे पूछूं, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा कि इस गवर्नमेंट के स्टेप से एक चीज़ माना जा रहा था कि सरकारी बैंकों के लिए बड़े फायदेमंद होगा ये एफपीआई पे टैक्स में छूट देना, चूंकि बॉन्ड में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है और सरकारी बैंक समय समय पर अच्छा परफॉर्म करते भी रहे हैं। बिल्कुल सही लक्ष्मण जी, आई थिंक ये सरकारी बैंक के लिए अच्छा स्टेप है। और मैं ये मानूंगा ये साथ में, क्योंकि इन्होंने एफसीएनआर डिपॉजिट में जो हेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया आरबीआई ने, उसके चलते प्राइवेट बैंक्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एफसीएनआर के जरिए होगा, वहां पे द रियलिटी इज प्राइवेट सेक्टर विल डेफिनेटली, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? वहां पे प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, दोनों जगह पे है। मैं ये मानता हूं अगर आपको थोड़ा लंबा रहना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जरूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो अभी बोलूंगा कि जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो लोग दबा के एफसीएनआर डिपॉजिट मोबिलाइज करेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको मिलता रहे। लेकिन एक मुद्दा जो बार बार आप सभी मेहमानों ने उठाया, उस पर मैं रजनी आपसे, फिर देवोपम आपके पास जाऊंगा। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस, सारी चीजें एक तरफ, अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं खत्म होता है तो फिर वो सारे किए धरे पे पानी फेर देगा। आप लोगों का असेसमेंट क्या है रजनी की ये कितना दिन तक चलेगा, तो कितना इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अब जो हालात है ये लग रहा है कि शायद हफ्ता दिन 10 दिन के भीतर ये चीजें खत्म होता हुआ दिखे। मान लिया 2 हफ्ते के भीतर खत्म हो जाता है तो हम लोग अंडू वाले स्थिति में कब पहुंच जाएंगे? लक्ष्मण जी, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्राइसिस कब खत्म होगा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सिचुएशन में हमने क्या किया है कि हमने सिनेरियो एनालिसिस क्या किया है। अगर ये वैसे खत्म हो जाता है 2 हफ्ते में जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हमारा असम्पशन है कि क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज रहेगा अराउंड $90। तब हमने अज्यूम किया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ स्लो होगा अराउंड 6.7%। लेकिन अगर ये और लिंगर करता है और अगर क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज ज्यादा रहता है अराउंड $100, तो ग्रोथ फिर लोअर होगा अराउंड 6.5%। और अगर उससे भी ज्यादा, अगर हम $110 देखते हैं एवरेज, तो ग्रोथ अराउंड क्लोजर टू 6% जा सकता है। तो क्योंकि इतना लैक ऑफ क्लैरिटी है कि ये क्राइसिस कब खत्म होगा और क्रूड ऑयल प्राइस क्या रहेगा, तो उस हिसाब से हमने अपना डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है। बट हाँ, मेन पॉइंट ये है कि जीडीपी ग्रोथ मॉडरेट होगा इस साल से। बेस्ट केस में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 6.7%। आरबीआई का प्रोजेक्शन इनफैक्ट इससे भी थोड़ा कम है, 6.6। और अगर ये क्राइसिस लिंक करता है और प्राइस हाई रहता है, तो इट कैन गो एज लो एज 6% एंड इवन लोअर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो मैं यही कहूंगी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में।
इसमें एक चीज़ बता दूं कि जब ये मामला निकल कर आया जीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से कि आप किसकी तरफ हैं, जो आपने डेटा दिया अनुमान का या फिर आरबीआई ने जो डेटा दिया उसकी तरफ, तो एक इशारा ये था कि आरबीआई ने जो अनुमान घटाया मोटा मोटी हम लोग इसी को मान के चल रहे हैं, लेकिन डाउन साइड रिस्क वहां पर रहेगा भी। देवोपम, ये एक मुद्दा है कि हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान वॉर कब खत्म होता है, उसके बाद ही सारे जीडीपी के अनुमान, इकोनॉमी की रफ्तार का अनुमान तब तक चलता रहेगा। आप लोग कोई सिनेरियो एनालिसिस किया है? जी, दैट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे रजनी ने कहा कि बोलना काफी डिफिकल्ट है विद कन्विक्शन की एक्चुअल में क्या होने वाला है। लेकिन मान लो अगर जून जून में भी ये क्राइसिस ओवर हो जाता है तो इसका मतलब है कि पूरा एक क्वार्टर FY27 का ये क्राइसिस के वजह से हमारा क्रूड प्राइसेस हाई रहा, हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम्स कम हो गए, क्रूड के इंपोर्ट वॉल्यूम्स कम हो गए, और जिसकी वजह से जो MSMEs का पेट्रोकेमिकल या हाइड्रोकार्बन जैसे इनपुट्स यूज करते हैं उनके लिए काफी दिक्कतें हुई। तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द ईयर एक क्वार्टर खराब होने की वजह से रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में ऐसा तो कोई कुछ मेजर इंप्रूवमेंट तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी वजह से जीडीपी एस्टिमेट कंफर्टेबल रहे। तो जीडीपी में एक इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो भी जीडीपी में एक अच्छा खासा स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा। और जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अप्रैल का जो WPI एस्टिमेट्स था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो एस्टिमेट्स था उसमें भी है। जैसे कि आप अगर अमोनिया गैस का बात करो तो उसमें इन्फ्लेशन लगभग 20% का था। अगर आप पॉलीइथिलीन का बात करो तो उसमें इन्फ्लेशन 15% का था। अगर आप नैप्था की बात करो जो कि एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, काफी रिलेटेड MSMEs ये इसको यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसमें इन्फ्लेशन 80% के आसपास था। तो ये जो पेट्रोकेमिकल में जो इन्फ्लेशन अप्रैल में रहा है, मोस्ट लाइकली ये मई और जून में भी रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी सबड्यूड हो चुका है और इंपोर्ट कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है ये सब चीजों का, ओवरऑल क्रूड का। तो ग्रेजुअली ये फीडिंग करेगी ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में भी, ये फीडिंग करेगी प्रोडक्टिविटी में भी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ MSMEs। तो हमें थोड़ा सा तो स्ट्रेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा ओवरऑल, particularly within the MSME space, because शायद large companies के are deep pocketed enough, जिनके पास sufficient inventories या sufficient cash balances है जो ये क्राइसिस वेट कर जाए। लेकिन जो हमारे MSME भाई बंधु हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली बड़ा एक चुनौती रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, इवन इफ द ये चुनौती रहेगी। और चुनौती अगर जून में भी खत्म हो जाता है ईरान वॉर तो ये पूरे क्वार्टर तक की चुनौती बनी रह सकती है। लेकिन इन चुनौती के बीच बीच में सरकार जिस तरह से कदम उठाना शुरू किया है, आने वाले दिनों में कुछ और कदम उठते हो तो शायद उसके असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।